हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य काल में सम्राट अशोक को। ठीक है, ये दोनों इसमें क्या है, गुप्त साम्राज्य में हमें किस किस को पढ़ना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को। ठीक है, देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भाई? गुप्त वंश का संस्थापक बताइए भाई, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त। इसके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। इसे क्या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद आता है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य। इसके बाद कौन आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। इसने क्या किया था भाई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। इसके बाद कौन आता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। इसने क्या सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। इसके बाद देखिए सबसे अंतिम शासक कौन था? बताइए भाई, गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। हैं तो और भी शासक, लेकिन इतिहास मुख्य रूप से इनका ही मिलता है। कोई दिक्कत? चलिए अब हमें पढ़ना क्या है? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, इनको हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करें। देखिए समुद्रगुप्त, इसको पढ़ना है। कब से कब तक शासन रहा इसका? 335 से 375 ईस्वी तक। ईस्वी है, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ थी। राजधानी बताइए भाई। पाटलिपुत्र। इसके दरबार में दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि कौन था भाई? बताइए। हरिसेन। कौन था? हरिसेन। हरिसेन ने क्या लिखा भाई? प्रयाग प्रशस्ति। अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद किसका उपासक था? बताइए भाई। उपासक किसकी पूजा करता था, किसे मानता था? भगवान विष्णु को। गुप्त वंश के जितने भी शासक थे वो सभी किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के। इसके बाद देखते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी, ये भी बताएंगे क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी उपाधियां। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? उपाधियां। ये उपाधियां पूछ ली जाती हैं आपसे। समुद्रगुप्त की उपाधियां, सबसे पहले भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसने कहा? किस इतिहासकार ने इसे भारत का नेपोलियन कहा? यह भी पूछा जाता है। समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन कहा? किसने? स्मिथ ने। स्मिथ ने। क्यों भाई, क्यों कहा नेपोलियन? नेपोलियन कौन था? बताइए भाई, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। कौन था? फ्रांस का सम्राट। और इसने इंग्लैंड को छोड़कर पूरे यूरोप को जीत लिया था। इसीलिए इसकी तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त को भी 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। हालांकि 100 युद्धों का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? इसने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। और कौन सी उपाधि? अश्वमेधकर्ता। कौन सी? अश्वमेधकर्ता। अश्वमेधकर्ता। इसने अश्वमेध यज्ञ किया है। इसकी जानकारी इसके शासनकाल में प्रचलित मुद्राओं से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कौन सी उपाधि धारण की? बताइए।
विक्रमांक, कौन सी? विक्रमांक, विक्रमांक। और कौन सी बताइए भाई? कविराज, कविराज, कविराज की उपाधि धारण की इसने। इसकी जानकारी कैसे मिलती है बताइए भाई कि इसने कविराज की उपाधि धारण की थी? इसके शासनकाल में मुद्राएं मिली हैं और उन मुद्राओं में समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए उसका चित्र अंकित है, तो उससे पता लगाया जाता है कि ये संगीत प्रेमी था। कौन? समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसने कविराज की उपाधि धारण की। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी विजयों का, युद्ध विजय का। देखिए अब देखते हैं इसके युद्ध विजय अभियान। युद्ध विजय अभियान, इसे 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, लेकिन इसके युद्ध कितने मिलते हैं? 5 युद्ध, और 5 में भी हमें कितने पढ़ने हैं? 2 केवल और केवल 2। पहला देखिए आर्यावर्त विजय अभियान, विजय आर्यावर्त विजय अभियान। देखिए आर्यावर्त को इसने 2 बार में जीता। पहली बार में 3 राज्य जीते और दूसरी बार में 9, कुल टोटल कितने? 12 राज्य जीते और संपूर्ण आर्यावर्त जीत लिया। आर्यावर्त किसे कहते हैं? देखिए आर्यावर्त को समझिए। आर्यावर्त को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि भारत का एक नाम क्या है? आर्यावर्त भी है। क्यों? देखिए जब वैदिक काल में चलते हैं, वैदिक काल का निर्माता या वैदिक काल के सभ्यता के लोग किसे माना जाता है? आर्यों को। आर्य जब मध्य एशिया से भारत में आते हैं तो कहाँ पर रुकते हैं? पंजाब यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश में, और उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता और संपूर्ण उत्तर भारत को वो लोग कब्जा कर लेते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। अब जब संपूर्ण उत्तर भारत में ये लोग फैल जाते हैं तो संपूर्ण उत्तर भारत को ये लोग क्या घोषित कर देते हैं? आर्यावर्त, आर्यावर्त। क्यों? क्योंकि ये लोग कौन थे? आर्य। इसलिए संपूर्ण उत्तर भारत को इसने जीत लिया, जिसे आर्यावर्त कहते हैं। अब देखिए दक्षिण यानी कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त विजय अभियान। इसमें भी इसने कितने? 12 राज्यों को जीता। 12 राज्य, कितने? 12 राज्यों को। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दोनों को मिलाकर संपूर्ण भारत को लगभग जीत लिया था, संपूर्ण भारत को। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा? स्मिथ इतिहासकार जो हुए उन्होंने इसको क्या कहा? भारत का नेपोलियन। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का सम्राट था और उसने इंग्लैंड को छोड़कर पूरे यूरोप को जीत लिया था। इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना किससे कर दी जाती है? नेपोलियन से। ठीक है, अब देखते हैं इसके युद्ध जो थे इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से इसके युद्ध विजय की जानकारी मिलती है। देखिए देखते हैं, चलिए आगे बढ़िए। देखिए आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा कि इसने प्रथम बार में केवल और केवल 9 राज्यों को जीता, जबकि ऐसा नहीं है। इसने 2 विजय अभियान किए थे। किसमें? आर्यावर्त में। पहले में 3 राज्यों को जीता और दूसरे में 9 राज्यों को। टोटल आर्यावर्त के 12 राज्यों को जीता। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। पहले विजय अभियान में 12 राज्यों को, इसमें 2 विजय अभियान किए इसने। पहले में 3 राज्यों को जीता और दूसरे में 9 राज्यों को जीता। और दक्षिणावर्त का अभियान, इसमें भी इसने 12 राज्यों को जीता। इसे मिलाकर लगभग पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को जीत लिया था। ठीक है, किसने? समुद्रगुप्त ने। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके युद्ध विजय की जानकारी किससे मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा जाता है। देखिए समुद्रगुप्त के युद्ध विजय की जानकारी। जानकारी किससे मिलती है? देखिए भाई, एक हरिसेन हुए जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिसेन।
इन्होंने एक अभिलेख लिखा। कौन सा बताइए भाई? हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख लिखा। किसने? हर्षेण ने। हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे इन्होंने। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? हर्षेण ने। किसने? हर्षेण ने। बात समझ में आई? देखिए, किस भाषा में लिखा है, इसकी भाषा क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो यह संस्कृत भाषा में लिखा, संस्कृत। लिपि कौन सी है? लिपि बताइए भाई, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। शैली कौन सी है? शैली। ये देखिए, इतना डिटेल में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति से। शैली कौन सी है? चंपू शैली। चंपू क्या होता है भाई? जो ग्रंथ या रचना गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हो, गद्य और पद्य, उसे क्या कहते हैं? चंपू। अब देखिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहाँ पर? अशोक के समय में, मौर्य काल में। मौर्य काल में चलते हैं। देखिए, अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया था। उसने तो बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। देखिए, अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया था। कौन सा? कौशाम्बी। कौशाम्बी का अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी का अभिलेख किसे कहा जाता है भाई? रानी का अभिलेख भी इसे कहा जाता है। रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख। किसे? कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसे अशोक ने लिखवाया था। और इसकी जो सबसे प्रिय रानी थी, कारुबाकी। कारुबाकी। कारुबाकी का उल्लेख किसमें मिलता है? अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये क्या है? कौशाम्बी के अभिलेख में लिखी हुई कुछ लाइनें हैं। किसमें? ये कोई अलग अभिलेख नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति कोई अलग अभिलेख नहीं है, जो कि हर्षेण द्वारा लिखा गया कोई अलग अभिलेख नहीं। किसमें लिखा गया? अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में लिखा गया। बाद में किसने लिखवाया? समुद्रगुप्त ने लिखवाया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस कौशाम्बी अभिलेख को अकबर ने, अकबर के समय यानी कि मुगल काल में, अकबर ने क्या किया? इसे कौशाम्बी से खुदवाया और कहाँ पर ले आया? बताइए भाई, कहाँ पर? प्रयागराज। प्रयागराज में या फिर इलाहाबाद में ले आया। और इसके बाद अकबर का भी इसमें वर्णन है। अकबर की जानकारी भी मिलती है। अकबर। और किसकी जानकारी मिलती है? जहांगीर की। जहांगीर। देखिए, जो अशोक था, अशोक के बाद ये क्या आता है? गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त साम्राज्य। इसमें किसने जानकारी लिखवाई? समुद्रगुप्त ने हर्षेण के द्वारा अपनी जानकारी यानी कि युद्ध विजय का वर्णन किसमें लिखवाया? कौशाम्बी अभिलेख में। और उसे क्या कहा गया? प्रयाग प्रशस्ति उसे कहा गया। ठीक है, इसके बाद जब मुगल काल आता है, मुगल काल में अकबर इसे कौशाम्बी से खुदवाकर कहाँ लाया? प्रयागराज में। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? अकबर का और जहांगीर का। अब बात ये आती है कि कौशाम्बी अभिलेख से, किससे? कौशाम्बी अभिलेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति, चूंकि एक ही ये दोनों, लिखा गया अलग से। अब जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इससे कितने राजवंशों की जानकारी मिली भाई? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? कौशाम्बी का अभिलेख है। इससे किसकी? अशोक के समय की जानकारी, इसकी रानी का उल्लेख है। इसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन, समुद्रगुप्त की विजय, विजय अभियान के बारे में बताया गया। इसके बाद कौन आता है? मुगल काल। मुगल काल में अकबर और जहांगीर की जानकारी मिलती है। अकबर और किसकी? जहांगीर। जहांगीर की जानकारी मिली।
अब कितने राजवंशों की जानकारी मिली प्रयाग प्रशस्ति या फिर कौशाम्बी अभिलेख से? 3 राजवंशों की, अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर और जहांगीर। बात समझ में आ गई? चलिए भाई इसको हटाइए, फिर हम बात करते हैं एरड़ अभिलेख की। किसकी? एरड़ अभिलेख। देखिए अब हम लोग बात करते हैं एरड़ अभिलेख की। एरड़ अभिलेख ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इससे भी समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। देखिए इस एरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त को इंद्र की तरह वीर बताया गया है। इंद्र की तरह वीर बताया गया, वीर। और क्या? कुबेर की तरह धनी, कुबेर की तरह धनी। ये सब आपको याद नहीं करना है, याद क्या रखना है वो हम अभी आपको बताएंगे। ये सब आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। इंद्र की तरह वीर और कुबेर की तरह धनी बताया गया, और यम की तरह दंड देने वाला, यम की तरह दंड देने वाला। ये सब एरड़ अभिलेख में लिखा हुआ है, दंड देने वाला। देखिए ये सब आपको याद नहीं रखना, याद क्या रखना है? देखिए एरड़ अभिलेख किसका था? एरड़ अभिलेख गुप्त वंश का एक शासक था, भानुगुप्त। भानुगुप्त इसका अभिलेख था। ये मिला कहाँ से? कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए भाई? ये मिला है कहाँ से भाई? एरड़ एक जगह है, एरड़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से ये प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के एरड़ नामक स्थान से एरड़ अभिलेख मिला है। ये किसका है? भानुगुप्त का, जो कि गुप्त वंश का एक शासक था। इसमें समुद्रगुप्त को इंद्र की तरह वीर, कुबेर की तरह धनी और यम की तरह दंड देने वाला बताया गया। अब बात करते हैं कि आपको याद क्या रखना है। देखिए 510 ईस्वी, 510 ईस्वी में इसमें सती प्रथा का प्रथम प्रमाण, सती प्रथा का, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण, प्रथम प्रमाण मिलता है, मिलता है। ये आपको बात याद रखनी है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किससे मिलता है? एरड़ अभिलेख से। कब? 510 ईस्वी में। यह अभिलेख किसका था? भानुगुप्त का, जो कि गुप्त वंश का एक शासक था। कहाँ से मिला? मध्य प्रदेश के एरड़ नामक स्थान से मिला। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण एरड़ अभिलेख से 510 ईसा पूर्व भानुगुप्त का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की उपाधियां क्या क्या थी? कविराज और अश्वमेध कर्ता, भारत का नेपोलियन, ये सब क्या थी? समुद्रगुप्त की उपाधियां थी। ठीक है, मुख्य रूप से 2 विजय अभियान, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त। ठीक है, कोई दिक्कत? यही आपसे पूछा जाता है, मुख्य रूप से इसकी उपाधियां पूछी जाती हैं। और क्या कहते हैं? कविराज, संगीत प्रेमी, विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। इसके बाद हम लोग गुप्त वंश का प्रशासन वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि पैट में यहां से प्रश्न बनने के चांस हैं। देखिए अब लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय, और इसे क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कब गद्दी पर बैठा? कब गद्दी पर बैठा? 380 ईस्वी में। ठीक, इसके शासनकाल में चीनी यात्री, चीनी यात्री फायान, फायान भारत आया। प्रश्न पूछा जाता है किसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में। अब देख लीजिए इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि देखिए भाई, उपाधियां कौन कौन सी थी? देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए।
देवराज, कौन सी थी? देवराज। और कौन सी थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य क्या थी? एक उपाधि थी। चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि कौन सी थी? विक्रमादित्य। और कौन सी? देवराज। देखिए, इसके शासनकाल का एक स्तंभ प्राप्त होता है, एक अभिलेख। कौन सा? अभिलेख प्राप्त होता है, अभिलेख। लौ, जिसे कहते हैं लौ स्तंभ लेख। लौ स्तंभ लेख कहाँ से मिलता है भाई, बताइए? लौ स्तंभ लेख कहाँ से मिलता है? ये दिल्ली के महरौली नामक स्थान से मिलता है। कहाँ से? दिल्ली के महरौली नामक स्थान से। कहाँ से मिला ये? महरौली, दिल्ली से मिला। इस अभिलेख में एक नाम लिखा है, क्या नाम? क्या लिखा है भाई? चंद्र, ये नाम लिखा है। और इस चंद्र नाम को किससे जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। ये माना जाता है कि ये जो लौ स्तंभ है ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है। किसका? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। बताइए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, अब इसने मुद्राओं का प्रचलन किया। मुद्राएं ये पूछी जाती हैं, मुद्राएं। देखिए कौन कौन सी मुद्राएं? सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं प्रचलित की। देखिए, सोने की जो मुद्राएं हैं ये इसने कब प्रचलित की? जब इसने शकों पर विजय प्राप्त कर ली। शकों के, शक विजय के उपलक्ष्य में, या ऐसे लिख लीजिए, शकों के विजय उपलक्ष्य में इसने क्या? सोने के सिक्के जारी किए। और इनका नाम पूछा जाता है। सोने और चांदी के जो इसने सिक्के, मुद्राएं प्रचलित की थी, उस समय इनका नाम क्या था? सोने की मुद्रा थी, इसका नाम क्या था? बताइए भाई। सोने की मुद्रा का नाम क्या था? दीनार। दीनार नाम से इसने सोने की मुद्रा का प्रचलन करवाया था। और चांदी, चांदी की मुद्रा, इसको क्या कहते थे? बताइए भाई। रुपयक, रुपयक या फिर रूपक। सोने चांदी की मुद्राएं किसने प्रचलित करवाई? बताइए भाई। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। किसमें? शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सोने चांदी के सिक्के जारी करवाए। और सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दीनार। चांदी के, बताइए भाई, चांदी के सिक्कों को रुपयक या फिर रूपक। अगर हम बात करें और डिटेल में जाएं, इसके सोने के सिक्के के और चांदी के सिक्कों की मुद्राएं जो थीं, इनकी अगर और डिटेल में जाएं तो जो सोने का सिक्का था ये 144 ग्रेन का था। कितने का? 144 ग्रेन का। और ये 32.36 ग्रेन का, ये इसने जारी करवाए थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सोने के सिक्कों को क्या कहा, किस नाम से प्रचलित करवाए चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य? सोने का दीनार और चांदी का रुपयक या फिर रूपक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और एक पॉइंट लिख लीजिए आप कि गुप्त काल को क्या भाई, चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य था, इसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए भाई इसे हटाइए, फिर आगे बात करते हैं हम। देखिए अब देखते हैं गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। क्या? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था।
प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी भाई? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था, जो गुप्त काल का साम्राज्य था उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। और इसका जो प्रमुख था उसे ग्रामीक कहते थे। क्या? ग्रामीक। इसके प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामीक। और इसके बाद दूसरी इकाई क्या होती थी? विस। और इसका जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? विस्पति। विस्पति। इसके बाद इकाई जो होती थी उसे क्या कहते थे? प्रादेशिक। प्रादेशिक। इसका जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? उपरिक। उपरिक। और इसके ऊपर जो इकाई होती थी उसे क्या कहते थे? देश। और इसका प्रमुख जो होता था उसे क्या कहते थे? गोपना। गोपना। ये थी 4 इकाइयाँ गुप्त काल में। सबसे छोटी इकाई ग्राम, उसका प्रमुख ग्रामीक। इसके बाद विस, विस का प्रमुख क्या होता था? विस्पति। प्रादेशिक, इसके बाद कौन सी इकाई आती थी? प्रादेशिक। प्रादेशिक का प्रमुख उपरिक। इसके बाद देश, देश के प्रमुख क्या कहते थे? गोपना। ठीक है। अब देखिए भू राजस्व कर। भू राजस्व, देखिए भू राजस्व, भू राजस्व कितना था भाई? 1/4 से, यहां पर ऐसे लिखिए कुल उत्पादन का। कुल उत्पादन का। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल उत्पादन का कितना? 1/4 से लेकर 1/6 तक होता था। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए भाई, कोई दिक्कत? चलिए अब देख लेते हैं भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार। देखिए पहला प्रकार क्षेत्र। क्षेत्र किस प्रकार की भूमि होती थी? कृषि योग्य। कृषि योग्य। कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र। इसके बाद देखिए वास्तु। वास्तु, निवास या फिर वास करने योग्य भूमि। निवास या फिर वास करने योग्य, करने योग्य भूमि। इसके बाद 3 नंबर पर देखिए चरागाह। चरागाह, पशुओं को चराने हेतु जो भूमि थी उसको क्या कहते थे? पशुओं के लिए। पशुओं के लिए। ठीक है। देखिए चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन सी आती है? जो कि कृषि योग्य नहीं थी उसको क्या कहते थे? बताइए भाई। उसको कहते थे सिल। सिल। ये कृषि योग्य नहीं थी। कृषि योग्य नहीं थी। मुख्य रूप से 4 प्रकार की भूमि होती थी। क्षेत्र, कृषि योग्य, इसके बाद वास्तु, जहाँ पर लोग निवास या फिर वास करते थे उस भूमि को क्या कहते थे? वास्तु। इसके बाद चरागाह, पशुओं के चराने के लिए जो भूमि थी उसको क्या कहते थे? चरागाह। इसके बाद सिल, जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, बात करते हैं गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर जो पूछे जाते हैं। इसको हटाओ भाई। चलिए देखिए गुप्त काल के मंदिर, 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं और ये पूछे भी जाते हैं। पहला दशावतार मंदिर। दशावतार। बताइए भाई दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ये देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। देवगढ़, ललितपुर जिला है। ललितपुर
उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। और दूसरा देखिए, दूसरा भी पूछा जाता है। दूसरा, भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर ये कहाँ पर है बताइए भाई, कहाँ पर है? भीतरगांव कानपुर। और भाई कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दोनों के दोनों यूपी के मंदिर हैं और बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, और भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। भीतरगांव मंदिर की विशेषता क्या है? ये ईंटों से बनाया गया है, ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, अजंता में कुछ गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र। और इन गुफाओं का संबंध किससे है? किससे संबंधित है भाई बताइए? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। इसमें कितनी गुफाएं हैं? 26 गुफाएं हैं। लेकिन वर्तमान में कितनी शेष हैं? वर्तमान में केवल और केवल 6 गुफाएं शेष हैं। अब देखिए, गुफा नंबर 16 और 17, गुफा नंबर 16 देखिए, गुफा नंबर 16 में क्या है बताइए भाई? गुफा नंबर 16 में क्या है? इसमें एक गुप्त काल की राजकुमारी जो कि मरणासन स्थिति में लेटी हुई है, इसे गुप्त काल का जो नमूना उसको सर्वोच्च कला माना जाता है। गुफा नंबर 16 में जो मरणासन राजकुमारी है, मरणासन राजकुमारी, इसे क्या माना गया भाई? गुप्त काल की कला का सर्वोच्च नमूना या सबसे अच्छा नमूना माना गया। किसे? गुफा नंबर 16 को, जिसमें मरणासन राजकुमारी, ऐसा लगता है उसमें जो ये तस्वीर बनी हुई है, ऐसा लगता है कि मरी हुई राजकुमारी है। ठीक है, अचेत स्थिति में। ये गुप्त काल की जो ये आकृति है, नमूना है, ये बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है। इसके बाद देखते हैं गुफा नंबर 17। गुफा नंबर 17 में क्या है भाई? इसे क्या कहते हैं? चित्रशाला। और ये बौद्ध की जीवन की जो घटनाएं हैं उनको चित्रित किया गया है। बौद्ध के जीवन की घटनाओं को, बौद्ध की जीवन घटनाओं को चित्रित किया गया है। चित्रित, इसे क्या कहते हैं भाई? चित्रशाला कहते हैं गुफा नंबर 17 को। और 16 में मरणासन राजकुमारी का जो चित्र बना हुआ, उसे जो ये गुप्त काल की जो कला थी उसका सर्वश्रेष्ठ नमूना माना गया है। ठीक है, गुफा नंबर 16 और 17 इसे ही केवल और केवल गुप्तकालीन माना जाता है। गुप्तकालीन गुफा नंबर 16 और 17 को क्या माना जाता है? गुप्त काल की गुफाएं माना जाता है। ठीक है, अब हमने आपको पढ़ा दिया समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। यहीं से प्रश्न आते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।